गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए शीट नंबर 6 पर चर्चा करेंगे और 75 सवाल है और ये सवाल आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर से है। चलते हैं, पहला सवाल हमारा क्या है? धमाकेदार सवाल और धमाकेदार सिलेक्शन। कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? मांग का नियम कब असफल होगा? मांग का नियम असफल तभी होगा जब गुड्स रहेगा गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब होता है निम्न स्तरीय गुड्स से याद रखेंगे। निम्न स्तरीय गुड्स को हम गिफिन गुड्स कहते हैं और जैसे जैसे इसका बाजार में कमी होती है तो इसका कीमत क्या होगा? बढ़ेगा, याद रखना है। जैसे क्या? चावल, जैसे क्या? गेहूं। ये सब आवश्यक सामग्री है। यदि इसका मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये सीधे उल्टा होता है। और मांग आपूर्ति का नियम क्या कहता है? यदि पूर्ति अधिक है तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगा। पूर्ति कम है तो उसकी मांग अधिक हो जाएगी और उसी आधार पर इसका रेट तय होता है। तो इसलिए ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न स्तरीय वस्तु। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक है टाइप्स ऑफ मार्केट्स और उसे विक्रेता क्रेता का क्या स्थान है, इस पर चर्चा है। तो अल्पाधिकार किसे कहा जाता है? जिसमें कुछ विक्रेता हो। क्या हो? कुछ विक्रेता हो और अत्यधिक क्रेता हो तो इसको अल्पाधिकार बोलेंगे। एकाधिकार क्या होता है? इससे विक्रेता एक के होगा और खरीदने वाला बहुत लोग होगा तो ये मार्केट में शोषण करेगा, यानी विक्रेता एक, अक्रेता अनेक। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होगा? यही परफेक्ट कंपटीशन होता है, हेल्दी मार्केट इसी को बोला जाता है। इससे विक्रेता और क्रेता की संख्या अधिक होती है। इसमें किसी प्रकार का किसी का शोषण नहीं होता है। क्रेता के पास अनेक विकल्प होता है, याद रखना है। इकोनॉमी का सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ देता है, इसलिए इसमें हमने क्वेश्चन डाल दिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मिला लिया गया है। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए के बी। ए का बी पकड़ा गया, 2 का ए और 3 का सी। उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में तो मौलिक अधिकार था 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो कितना बच गया? 6। कैसे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल में बोलिएगा तो 14 से 18। 14 से ऑलरेडी 18। स्वतंत्रता में 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा संस्कृति 29 और 30 और संवैधानिक उपचार 32। तो 6 प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है। दिस इज द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अगला सवाल,
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? सभी अधिकारों को स्थगित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 3352 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं। 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण का अधिकार। और 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता याद रखना है। इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। जेल में किसी के साथ मारपीट आप नहीं कर सकते हैं। बीमार होगा तो आप दिखाइएगा, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लागू है तो उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन कर दीजिएगा। ये मानवाधिकार है, जीने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी इसी में है। और इसमें है कि आप इमरजेंसी भी लगा हुआ है तो फिर भी आप कोर्ट बेल देने से रोक नहीं सकता, याद रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आर्टिकल 20 और 21। ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्लियर हो गया, लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 में, एकदम क्लियर है। और इसी समय मूल रूप से ब्रिटिश जितने सारे अधिकार हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मूल रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। गणतंत्र दिवस में 2024 में 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग पोस्ट का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये सिख रेजिमेंट को दिया गया है, सरबजीत सिंह को याद रखना है। सिख रेजिमेंट याद रखेंगे। सिख रेजिमेंट का स्थापना किसने किया था? रणजीत सिंह ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था जी? रणजीत सिंह ने, याद रखेंगे। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सिख रेजिमेंट। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो यदि 49वां पूछेगा तो यूएसए और कनाडा हो जाएगा। यूएसए और कनाडा याद रखेंगे। यदि आपका 38वां पूछेगा तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, याद रखेंगे। यदि 17वां पूछेगा तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। और जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा? मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन याद रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24वीं समानांतर की बात होगा तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सर क्रीक वाला सीमा है वो दोनों का अलगाव को दिखाता है, हालांकि भारत इसे नहीं मानता है, तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यह। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो लाल किशन आडवाणी को दिया गया। 2024 में कई एक लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। और किसको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। और किसको दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। और किसको दिया गया है? और दिया गया है नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव को दिया गया है। और किसको दिया गया है? मिस्टर चौधरी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह, किसान नेता। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एक ऐसा प्राइज है जो सर्वोच्च पदक है। और
इस पदक मिलने के बाद आपकी सुविधाएं बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। कहा जाता है इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, तो पीपल के पत्ता जैसा एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, याद रखेंगे, और सुविधाएं अनेक दिया जाता है। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये पांचों क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से देख लीजिए इसको। अगला सवाल कहता है कि फलाना वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है, उसी को तो ओपन सोर्स बोला जाता है। ओपन सोर्स में क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑलरेडी आसानी से आप किसी प्रकार का चेंजिंग कर सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उत्तर क्या हो जाएगा, बी, खुला स्रोत। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश का स्थापना किया। तो ये था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये ऐसा गुलाम था जिसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। क्यों खरीदा था, गुलाम को क्यों खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए। किसके लिए, सैनिक सेवा के लिए। इसकी राजधानी कहां थी, लाहौर, याद रखना है। पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश सल्तनत काल का पहला वंश है, याद रखिएगा। दूसरा कौन, खिलजी। तीसरा कौन, तुगलक। चौथा कौन, सैयद। पांचवा कौन, लोदी। ये पूरा विस्तार से बता दिए हैं, जाकर शीट नंबर 3 देखिएगा। चलो अगला सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का विजेता कौन सा राज्य है। तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2024, ये कैमा था, तो ये था छठा, याद रखिएगा। कब से शुरू हुआ, तो 2018-19 से, याद रखेंगे। पहला कहां हुआ था, दिल्ली में, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ अभी 2024 में, कहां, तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ है, याद रखेंगे, जिसमें चेन्नई भी शामिल है, त्रिची भी शामिल है, याद रखिएगा। तो इसमें सर्वाधिक पदक कौन लिया, महाराष्ट्र लिया है, महाराष्ट्र लिया, याद रखेंगे। कितना, 158। अगला क्वेश्चन यही है आपका। चलो अगला सवाल देखो। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 से महाराष्ट्र ने कुल कितना पदक जीता, तो 158, याद रखिएगा। कितना, 158। संभवतः 52, 48 और 53 इसी के आसपास है। 8, 2, 10, कुछ डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी ये उत्तर क्या होगा, 158, याद रखें। चलिए अगला सवाल। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी कला जिसमें फैगनी पर रूपांकनों के सुशोभित एवं रेखांकित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, राज्य से तारापुर गांव में देखी जाती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के तारापुर गांव। कौन सा जिला, तो जिला नीमच, याद रखिएगा, नीमच का तारापुर गांव में, वहां पर भील जनजाति है। कौन जनजाति, भील जनजाति। और इस जनजाति के द्वारा कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग किया जाता है वो काफी खूबसूरत है।
और इसका डिमांड जबरदस्त है। उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिएगा, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी। तो ये फोर्थ सेक्टर इसी को बोला जाता है जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो, डेटा का आदान प्रदान हो। ये क्या हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी। ये हो गया फोर्थ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फोर्थ सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। मत्स्य पालन, खनन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, ये सारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। याद रखिएगा, इकोनॉमी का क्लास हमने शुरू कर दिया है और ये सारा चीज मिलेगा कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएन क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, पीएलआर, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा दिया है। चलो, इस नंबर पर कॉल कीजिए, क्लास का डिमांड कीजिए, जुड़िए जल्दी से, आप पीछे हो रहे हैं। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से देखिए, ये समुद्र है और इसी पट्टी में यहां पर हल्का सा पानी जमा हुआ है। तो इस जमा हुआ क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लैगून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैगून। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लैगून, गर्दा। अगला सवाल, बिहार में बाल सहायता योजना, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा, बीपीएससी का, कि बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं? तो देखिए, कोरोना काल में जो बच्चा अनाथ हो गया, अपने माता पिता को खो दिया, उस अनाथ बच्चे को सरकार 1500 रुपया प्रति माह दे रही है। याद रखिएगा, कितना? 1500 रुपये प्रति माह। चलो, उत्तर क्या हो जाएगा? 1500। अगला सवाल, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गृह मंत्रालय का विदेशी प्रभाग द्वारा, गृह मंत्रालय का विदेशी प्रभाग। अभी गृह मंत्री हमारा कौन है? मोटा भाई मिस्टर अमित शाह। अब बिहार का गृह मंत्री कौन? नीतीश कुमार। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम योगी थे। क्या थे? योगी थे। और क्या थे? दार्शनिक थे। दार्शनिक थे। इन्हें किस का ज्ञान था? सांख्य दर्शन का ज्ञान था। और यही भगवान बुद्ध का पहला गुरु है। उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध का एक गुरु। अगला सवाल, नवनालंदा महाविहार, ऑलरेडी ये क्या है? तो ये पाली अनुसंधान केंद्र है, याद रखना है। पाली अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया?
और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये कौन था? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु जो है अपने बाप को हत्या कर दिया, बिंबिसार को, और फिर आजाद शत्रु को हत्या कर दिया इसका बेटा उदयन। इसलिए बाप की हत्या कर दिया तो बेटा भी इसका हत्या कर दिया। किसके लिए? सत्ता के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन। चलो अगला सवाल, 10 कुमार चरित किसने लिखा है? तो 10 कुमार चरित दांडी ने लिखा है। किसने लिखा है जी? दांडी ने लिखा, याद रखेंगे। किसने लिखा? दांडी ने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो अगला सवाल, अबुल फजल कर, अबुल फजल का मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? तो देखिए ये सलीम के कारण हुआ था। किसके कारण? सलीम के कारण। सलीम के अंदर एक भय हो गया था, किसी के षड्यंत्र के कारण हम राजा नहीं बन सकते हैं। तो ऑलरेडी इसी कारणवश सलीम जो है अबुल फजल को मरवा दिया था। अबुल फजल को मरवा दिया था किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेल के द्वारा। वीर सिंह बुंदेल के द्वारा, याद रखना है, इसको मरवा दिया था। किसको? अबुल फजल को, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, दो अस्पा सी अस्पा। देखिए मनसबदारी प्रथा होता था जिसमें जात होता था और सवार होता था। तो बगैर जात में छेड़छाड़ किए सवारों की संख्या बढ़ा देना, घुड़सवारों की संख्या बढ़ाना, उसी को दो अस्पा सी अस्पा कहा जाता था। और इसको वेतन कैसा दिया जाता था? नगद भी दिया जाता था और भूमि भी के रूप में भी दिया जाता था। तो कौन किया था? जहांगीर। क्लियर? जहांगीर कब से कब तक? जहांगीर कब आया? 1605 से लेकर 1627 तक, मुगल वंश का बादशाह। अगला सवाल, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने किया। एक प्रकार से एक सैन्य संगठन था जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद जो फैला था उस समय, उनसे लोगों को रक्षा करना था। औरंगजेब के काल में क्या हो रहा था कि सारे लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, मारकाट किया जा रहा था। तेग बहादुर ने क्या बोला कि यदि तुम हमारा धर्म परिवर्तन करा दोगे तभी मैं सबको कहूंगा धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन इसके लिए बलिदान देना पड़ा, याद रखना है। और जबरदस्त लड़ाई लड़ी। कौन? गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर। और इन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए जबरदस्त संघर्ष किया है। उस समय बनारस, मथुरा, ये सब जो मंदिर वगैरह था, उसके जबरदस्ती मस्जिद में सब ये सब चेंज कर रहा था। लेकिन आज का फिर समय देखिए आप, इतिहास दोहराता है। सनातन का मतलब जिसका नाश न हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग में शाही सुमेलित है? शाही सुमेलित नहीं है तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही, 1764। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही, 1816। लॉर्ड वेल्सले चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, 1799, बिल्कुल सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये गलत, याद रखना है। ये कौन था? हेस्टिंग्स था इस समय, याद रखिएगा। कौन? हेस्टिंग्स। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलो अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? स्थायी बंदोबस्त। इसको बोला जाता था क्या? इस्तेमेरारी, याद रखना है।
बड़े इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा का संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। कब? 1815। इन्होंने क्या किया कि धार्मिक आधार पर जो भेदभाव था उसको कम करने का प्रयास किया, विवेक जागरण का प्रयास किया, धर्म सुधार का प्रयास किया। धर्म सुधार का प्रथम आंदोलनकर्ता नेता राजा राम मोहन राय कौन माना जाता है? इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में। तो गांधी जी इस समय क्या करते? कुछ नहीं करेंगे। 1893 में गए, 1915 में आए, तो इस आंदोलन से कैसे संबंध होंगे? तो ये नहीं होगा। खिलाफत में तो है ये थे 1919 में, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित लेखक है? सुमेलित है। इंडियन स्ट्रगल। कौन? वैलेंटाइन शेड्यूल। ये गलत बात, ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो ये गलत हो गया। दूसरा, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अरेस्ट, ये बिल्कुल गलत। इंडियन अरेस्ट का कौन? वैलेंटाइन शेड्यूल। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। तो बीडी सावरकर गलत, तो एक ही सही है। कौन? रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला सवाल, केरल का कुट्टूनाड प्रसिद्ध है किस लिए? देखो ये केरल है, ये क्या है? केरल है। और केरल में एक जगह है कुट्टूनाड, ये समुद्र तल से 1 फीट 2 फीट नीचे है, याद रखिएगा। इसलिए क्या है ये? मीठे पानी का झील नहीं, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, बिल्कुल सही। ये समुद्र तट से नीचे है 1 फीट 2 फीट, एक गड्ढा वाला क्षेत्र है। चलो अगला सवाल, पाल घाट। देखिएगा यहां पर पश्चिमी घाट है, और इसी में है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो कहता है कि किसके बीच में है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में ये है। ये केरल का द्वार कहा जाता है इसे, केरल का द्वार, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। चलो अगला सवाल, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? तो देखिए यहां पर है, ये आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहां पर है। यहां पर क्या है? पुलिकट झील, और इसी के निकट श्रीहरिकोटा है, जहां पर क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां पे हमने अभी चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर बिल्कुल सही, उत्तरकाशी बिल्कुल सही, भागलपुर बिल्कुल सही, कानपुर बिल्कुल सही। यहां पे ऑप्शन गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? लखनऊ। तो मिस प्रिंटिंग है, टाइपो एरर है, ठीक कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर है,
इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। ये बाण सागर जो है किस नदी पर है? ये सोन नदी पे है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही। नर्मदा क्या है? पश्चिम से पूरब से पश्चिम बहती है, पश्चिम से पूरब बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है, याद रखना है। अरब सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। चलो, 3 नदी निकलती है, नर्मदा, महानदी और सोन। अगला सवाल, नदी वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ा दिए हैं। आराम से आइए साइड पर और जुड़िए। भारत का 3/4 अधिक कच्चा रेशम कहां? तो देखिए, ये बेंगलुरु जो है और ये आंध्र प्रदेश है, यहीं पर रेशम जबरदस्त। पूछेगा रेशम का किस्म कौन? तो तसर। और कौन? ईरी। और कौन? मूगा। और कौन? मलबेरी। तो 4 प्रकार का याद रखिएगा। बिहार में भी पाया जाता है। कहां? भागलपुर में। पूछेगा पूर्णिया में रेशम पाया जाएगा, कैसा? तो ईरी टाइप का। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित दोनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यार नोएडा में नहीं है, ये बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। कहा? बेंगलुरु में। 1954 याद रखेंगे। BL। तेल सोधा कारखाना कहां? मथुरा। बिल्कुल सही है। अगला सवाल, भारत माला होता है तो सागर माला होता है, याद रखिएगा। तो यदि भारत माला पूछ दे तो देश के अंदर सड़कों का जाल, उसको भारत माला बोलते हैं। अब बंदरगाहों का विकास, उसको सागर माला बोलते हैं, याद रखिएगा। ये BPSC 68वीं का क्वेश्चन है। चलो, तो क्या होगा? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। बंदरगाह होगा तो क्या होगा? सागर माला होगा। चलो, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जबरदस्त पर्वत है, याद रखिएगा। जर्मनी एक ऐसा देश जहां पर ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला वन। काहे को? इसलिए कि वहां जो भी वन होगा शंक्वाकार होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ, ऊपर से प्रकाश जाएगा? इसमें तो नहीं जाएगा, इसलिए सारा अंधेरा नजर आता है, इसलिए इसको काला वन बोला जाता है। दैट इज द ब्लैक फॉरेस्ट। उत्तर हो जाएगा जर्मनी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील है जो तंजानिया युगांडा में जबरदस्त? अफ्रीका में तंजानिया और युगांडा के बीच में एक झील है विक्टोरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन? विक्टोरिया, याद रखें। तंजानिया और किसके बीच में? युगांडा के बीच में। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो देखिए, आयन मंडल जो है और सूर्य कण दोनों जब मर्ज होता है तो हमारा उत्तरी ध्रुव में एक प्रकाश बनती है। उसी को क्या बोला जाता है? उत्तरी प्रकाश या ध्रुवीय प्रकाश, याद रखना है। तो किस मंडल इसके लिए जिम्मेदार है? आयन मंडल। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी? हम मिट्टी वाले चैप्टर में बिहार में पढ़ा दिए हैं। देखो, ये बिहार है और ये बिहार जो है, ये उत्तर जो बेल्ट है हमारा, प्योर दलदली वाला इलाका है, 8 किलोमीटर चौड़ा।
तो इसी में यहां पर किशनगंज है, याद रखिएगा। बक्सर तो यहां पर है, औरंगाबाद यहां पर है, और भागलपुर यहां पर है। तो दलदली कहां होगा? दलदली ये इलाका है जहां पर तराई मिट्टी और तराई बन पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल, स्टेडियम और शहर कौन सा मिलान गलत है? खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही। जगजीवन राम स्टेडियम खगवाल पटना बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर नहीं, कहा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, याद रखिएगा। राजेंद्र स्टेडियम छपरा बिल्कुल सही। गर्दा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन? योजना आयोग का अध्यक्ष की बात करें, देखो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 में। लेकिन इसका मौत कब हो गया? 1916 में। 15 में खत्म हो गया, 14 में खत्म हो गया, याद रखना है। तो अंतिम पूछता है, तो अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया, याद रखना है। किसका? नीति आयोग का, अरविंद पनगड़िया। क्योंकि नीति आयोग ये क्या है? योजना आयोग का ही नया नाम है, 1 जनवरी 2015। अगला सवाल, लेकिन में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है और उपभोक्ता से वसूला जाता है, बिल्कुल सही। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा उसका अंतिम भुगतान, उसका अंतिम वहन कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा, कंज्यूमर। तो बिल्कुल सही। दूसरा, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, गलत। अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करेगा। 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया, तो यही तो गलत है। प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष होना चाहिए था तो सही था, ये गलत हो गया। यह पूरे देश में 1 जुलाई को 2017 से लागू, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई मनाया जाता है, बिल्कुल सही। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत कर देगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जीएसटी का कलेक्शन फरवरी महीना में 1,68,000 करोड़ है, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक के महीना में इतना पैसा आ रहा है। 0, 5, 12, 18, 28 ये सारा जीएसटी स्लैब है। जो भी लग्जरियस आइटम है, सोफा सेट 28% टैक्स दीजिए, सिगरेट 28% टैक्स दीजिए, और खाने पीने का सामान, अत्यावश्यक सामग्री है उस पर 5% टैक्स। एजुकेशन वाला पर, कोचिंग पर कितना लगता है? 18%, याद रखिएगा। स्टूडेंटे से ले लिया जाता है। चलो अगला सवाल, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है। कैवी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। और उसमें कितना सूची है? 3 सूची। कौन कौन? संघ, राज्य और संवर्ती। तो कह रहा कि संवर्ती कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती में कितना विषय है? 52। राज्य में कितना? 61। संघ में कितना? 100। क्लियर? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने से अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये 3रे स्थान पर रखा गया है, याद रखिएगा। पढ़िएगा बढ़िया, प्रस्तावना क्लियर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी का क्लास चल रहा है, जल्दी से जुड़िए आप लोग। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो सरकार का मुख्य अधिकारी भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ये अटॉर्नी जनरल होगा। कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यदि एडवोकेट जनरल होता तो ये राज्य सरकार को सलाह देगा। किस आर्टिकल के तहत? 165 के तहत। तो ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा बी तो गलत चल जाएगा। उत्तर क्या होगा? डी। अगला सवाल,
एक लड़का बी मार्क कर दिया था हमको। अगला सवाल, एससी एसटी अधिनियम 1989, SC ST एक्ट 1989 में कितना भाग? तो भाग 5। अधिनियम कितना? तो 23। उत्तर क्या हो जाएगा? 23। यानी जो भी दलित है, फलाने जाति हैं, उसको आप जाति के माध्यम से बार बार नहीं चिढ़ाइएगा, अन्यथा केस हो जाएगा आपके ऊपर। चलो, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार, देखो इधर, ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा तो क्या? केरल। और अंडमान निकोबार होगा तो क्या? कोलकाता। उत्तर हो जाएगा कोलकाता। चलो, मंडल आयोग जिससे प्रस्ताव अछूत विवाद सूत्रपात किया, गठित करने वाला कौन? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इंदिरा गांधी हार गई थी, तो कौन बना था? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। देसाई बेचारे आए और आए राम गया राम, क्योंकि 80 में फिर इंदिरा गांधी बहुमत के माध्यम से आ गई। तो मोरारजी देसाई जो है 1979 में वो बीपी मंडल आयोग का गठन किया, और यह आयोग रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। इसे बोला गया कि 27% ओबीसी को आरक्षण चाहिए, याद रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। अगला सवाल, इस प्रकार से कुछ और सवाल बचा हुआ है जिसको हम 2 मिनट के बाद लेंगे। दैट्स ऑल।